Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics. I have started a video series of complete of your syllabus of mathematics, and in this video we will learn about linear equation in one variable. This is your second chapter. So पहले हम ये सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे और सबका डिफिनीशन समझेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो हम देखेंगे। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को भी देख लो तो यूनिट जो सेकेंड यूनिट है आपका सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी वीडियो में मेथड बताने वाला हूं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आप मेरे टीचिंग स्किल को पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन विच हैव सम वेरिएबल्स एंड सम कांस्टेंट्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर कोई वेरिएबल हो, तो वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसा टर्म जिसका मैग्नीट्यूड या जिसका वैल्यू हमेशा वेरी कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 3y² प्लस 8z, इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं, x², x, y, z, इस तरह के वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझ गए। अब है कि अलजेब्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किसी भी टर्म से इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन जो वर्ड है इक्वेट से ही तो बना है, तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किसी भी टर्म से इक्वेट कर देते हैं तब वो बन जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो हम किससे इसको इक्वेट करते हैं? जिससे हम इक्वेट करेंगे वो फिर से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसी को अगर जो हम 5x प्लस 3 के इक्वल कर दें, मतलब कि ये जो टर्म था ये एक्सप्रेशन इक्वल टू ये एक्सप्रेशन, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये बन जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अब क्या है, हमारा ये सेकेंड टर्म हो गया। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है ये हम समझ गए। थर्ड टर्म है हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो वेरिएबल्स है उसका कुछ पावर है, इसका पावर 2 है, इसका 1 है, इसमें y का भी पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम 2 पावर होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे होगा? 3x प्लस 2y प्लस 5 इस तरह इक्वल टू समथिंग, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें पावर मैक्सिमम 1 है। लेकिन अब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन हम समझ गए जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होगा। पावर अगर 2 हो जाता तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। अगर पावर 3 हो जाएगा, किसी मैक्सिमम पावर 3 रहेगा किसी इक्वेशन में, तो वो बन जाता है क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से क्या है, हमारा ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ये टर्म हम समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आ गए लीनियर इक्वेशन पे। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि मैक्सिमम पावर इसका 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स 2 है, एक x और एक y। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है, एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब उसमें वेरिएबल मैक्सिमम 1 ही होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल कैसे होगा? अब 3x प्लस 5 इक्वल टू 12, इस तरह का अगर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जिसका पावर भी 1 है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स का, और वेरिएबल्स की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 1 है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम ऐसा इक्वेशन सोल्व करेंगे, ऐसे इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल्स भी 1 होगा और उसमें क्या कहते हैं उसका पावर भी मैक्सिमम 1 ही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच गए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का क्या मतलब है, जो कि हमारा चैप्टर है। ये टॉपिक हम पॉइंट समझ गए। अब हमारा पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी इक्वेशन को का सॉल्यूशन अगर कोई पूछ रहा है तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये होता है कि सपोज 3x प्लस 5 इक्वल टू 2 या 2x प्लस 8, सब कुछ ऐसे कर लेते हैं हम। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लेके हम चलते हैं
जब हम कॉम्प्लिकेटेड सीख जाएंगे तो आसान भी सीख जाएंगे। यहाँ पे हम 2x हटा के सिर्फ 8 के इक्वल भी कर सकते थे तो और आसान हो जाता क्वेश्चन, लेकिन हम लोग ऐसे करके चलते हैं जो जिससे सब सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब क्या है, तो इस इक्वेशन में अगर कोई पूछे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारा इक्वल्स जो साइन है, इसके एक टर्म लेफ्ट साइड में है, इसके अंदर वैसे 2 टर्म है, और एक राइट साइड में है। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा हो गया राइट साइड। इक्वल साइन के दोनों साइड कुछ टर्म्स हैं। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x का वैसा कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो x के जिस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि x के वेरिएबल्स के जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सपोज इसमें अगर हम बात करें कि ऐसा x का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो इसमें सॉल्यूशन हम बाद में निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालना हम बाद में सीखेंगे, पहले हम डायरेक्ट बताते हैं, जानना देखते हैं ट्राई करके। तो इसका आंसर है 3। x का वैल्यू अगर जो 3 हम रखेंगे तो ये इक्वेशन लेफ्ट साइड, x का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे इसमें तो लेफ्ट LHS और RHS बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कैसे करके देख लो, LHS क्या हो रहा है, x इक्वल टू 3 रखने पे 3 इंटू 3 प्लस 5, ये हो गया 9 प्लस 5 14। RHS करके देखो, RHS का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 प्लस 8, 6 प्लस 8, ये भी हो गया 14। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू जब हम 3 रखेंगे इस इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि x इसका सॉल्यूशन है। तो ये तो हम सॉल्यूशन समझ गए कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होगा जिस वैल्यू को पुट करने पे इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, उसको उसका सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन का मेथड क्या क्या है। सपोज ये इक्वेशन हमारा यही है, ये हम समझ गए पॉइंट। अब हमारा है मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ऑफिशियली कोई मेथड लिखा हुआ नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड होता है और ट्रांसपोजिंग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई मेथड होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 2 मेथड को अपना के हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, एलिमिनेशन मेथड को हम पहले देखेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड जो है थोड़ा सा बच्चों वाला मेथड है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो हम जनरली इसको सीखते हैं लेकिन इसको यूज नहीं करते, यूज हम इसको करते हैं हमेशा, आगे भी चल के यही यूज होगा हमेशा ट्रांसपोजिंग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन का मतलब समझते हैं कि इसमें एलिमिनेशन से कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटाना किसी भी चीज़ को। तो क्या है कि इस टर्म में इतना इक्वल टू 8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x का जब वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो भी टर्म जुड़ा हुआ है इक्वल के एक साइड वाले सेक्शन में जितना भी टर्म है उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे 1 बाई 1। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है इसको सबसे पहले हम नहीं रिमूव करेंगे, सबसे पहले उसके साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो टर्म है पहले उसको एलिमिनेट करेंगे। तो इस साइड से इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए इधर अगर हम 5 माइनस कर दें तो ये 5 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये इसमें 5 माइनस करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड। तो 3x और प्लस 5 ये हमारा टर्म था। अब इसमें हम क्या किए, -5 ऐड कर दिए, या -5 ऐड करना या 5 सब्सट्रैक्ट करना दोनों एक ही बात है। तो इसमें हम -5 दोनों साथ इधर ऐड कर दिए। जब हम इधर ऐड करेंगे इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड जब ऐड किए तो राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा इक्वेशन का। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कोई भी ऑपरेशन सिर्फ एक साइड करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस साइड अगर जो -5 ऐड किया है तो इस साइड भी हम -5 ऐड करेंगे। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 3x प्लस 5 -5, ये वैल्यू हो गया 0। इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 हो गया। और 8 प्लस -5 इसका वैल्यू हो गया 3। अब क्या है, ये हो गया 3x इक्वल टू 3। अब हमें तो चाहिए वैल्यू x का, तो x के साथ जो टर्म है अब इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर जो इस टर्म में हम 3 से डिवाइड कर दें
तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो जब हम लेफ्ट साइड अगर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड, बाई 3। तो इधर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3x पहले से था, इसमें हम 3 से डिवाइड कर दिए। तो राइट साइड भी क्या करेंगे, राइट साइड भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 1। तो इस तरह से x इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो गया, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब x इक्वल टू 1 ये हमारा आंसर आ गया यहाँ तक, लेकिन हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये सच में इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए कि अगर x का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करें तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। x इक्वल टू यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8, वो 8 राइट साइड के इक्वल हो गया। तो इस तरह से एलिमिनेशन से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, अब क्या है, ये एलिमिनेशन मेथड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में यूज नहीं करते, लेकिन हाँ मीडियम वाले में कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी हो। अब क्या है, दूसरा है ट्रांसपोजिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें 2 ऑपरेशन हम लगाते हैं, एक तो ट्रांसपोज करते हैं और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन है 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 2, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ही अब लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों साइड हम वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं। तो अब क्या है, ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म को इक्वल के जो किसी स्पेसिफिक साइड है उसको दूसरे साइड लेके जाना, ये ट्रांसपोज करने का मतलब है। तो ट्रांसपोज करते हुए एक रूल है कि जब हम किसी चीज़ को ट्रांसपोज करते हैं किसी भी नंबर को, तो दूसरे साइड वो एज इट इज नहीं जाता है, बल्कि उसका साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अगर जो कोई टर्म माइनस में है, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं इसको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा उधर। अगर वो प्लस में है ऑलरेडी, अगर इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इक्वल के दूसरी साइड किसी भी नंबर को ले जाने पे वो नंबर अगर जो पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो दूसरे साइड जाके वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 8 की अगर हम बात करें तो 8 यहाँ पे प्लस 8 है, तो इस 8 को अगर जो दूसरे साइड ले जाने की ज़रूरत पड़े तो दूसरे साइड जाके ये -8 हो जाएगा। अगर इस 2 को इधर लाना पड़े तो इधर +2 है, इधर -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो 3x को इधर लाना पड़े तो इधर आके 3x माइनस में हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे कोई ये सपोज ये -8 होता और -8 को अगर उधर लेके जाते तो इधर साइड जाके +8 हो जाता। तो ये होता है ट्रांसपोजिंग का मतलब। और ट्रांसपोज करते हुए सबसे पहला रूल होता है कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा चीज़ होता है अगर जो कोई टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको भी बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन दूसरे साइड जाकर डिवीजन में कन्वर्ट होता है और डिवीजन दूसरे साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे प्लस दूसरे साइड जाके माइनस बन गया था, माइनस दूसरे साइड जाके प्लस बन गया, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई टर्म है दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवीजन में, उधर डिवीजन में चला जाएगा। अगर डिवीजन में है तो दूसरे साइड जाके वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को याद रखना है कि साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो हम सीखते हैं a इंटू बी को, अगर जो a इंटू बी सी अपॉन डी के इक्वल है, सपोज इधर a है, इधर b, इधर है c अपॉन डी। अब यहाँ पे वही चीज़ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या साइन चेंज होना दूसरे साइड जाने पे, वो यहाँ भी होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस। कहने का मतलब क्या है, डी को अगर जो हमें यहाँ से हटाना है तो दूसरे साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में है डी, इधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। वो ए अगर न्यूमरेटर में है, अगर दूसरे साइड ले जाने की ज़रूरत पड़े तो वो दूसरे साइड इक्वल के दूसरे साइड जाके वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सी यहाँ न्यूमरेटर है, अगर जो इसको यहाँ से हटाना पड़े तो यहाँ आएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसका होगा, वो यहाँ आ जाएगा और वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बी के पास आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा। बी को अगर जो यहाँ से हटाना है तो दूसरे साइड जाके बी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है,
अगर इसको यहाँ से हटाएंगे तो इधर जाके न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 3-4 फॉर्म में मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। a/b इक्वल टू p/q मान लेते हैं। p/q क्यों माना? क्योंकि d से डिनोमिनेटर बार बार प्रोनाउंस करना है, वो कन्फ्यूजन ना हो कि d डिनोमिनेटर है हमेशा। तो सपोज एक इक्वेशन है a/b इक्वल टू p/q। यहाँ पे क्या है, a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, यहाँ p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। तो इस इक्वेशन को ज़रूरत के हिसाब से हम किस किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट सपोज इसको q को हटाना पड़े, सिर्फ q को, बाकी किसी को हटाने की ज़रूरत ना हो, फॉर एग्जाम्पल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू क्यू। यहाँ डिनोमिनेटर में था तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आएगा तो a के पास चला जाएगा, a इंटू क्यू। b नीचे है, नीचे ही रह जाएगा, और इधर p न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में रह गया। p के नीचे कुछ भी नहीं है, तभी इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस इक्वेशन को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सपोज यहाँ पे q को हटाने की जरूरत नहीं होती, p को हटाने की जरूरत होती, फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे a/p। यहाँ पे न्यूमरेटर में दूसरी साइड, अगर इस साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, b इंटू p। और इधर क्या है, p तो यहाँ से हट गया तो यहाँ बच जाएगा 1 ऊपर अगर जो 1 हो तो लिखना जरूरी होता है, नीचे न हो तो नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा। और q नीचे एज इट इज रह गया। इसी इक्वेशन को ज़रूरत के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते थे, या तो ज़रूरत के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरत हम क्या थी कि p को यहाँ से हटाना है तो p b के पास आएगा हमेशा। अब अगर जो p और q को हटाने की ज़रूरत ना हो, b को हटाने की ज़रूरत होती, सपोज इसी से बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा एक फॉर्म तो ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म ऐसे ये हो गया। तीसरा फॉर्म इसको मिटा लेते हैं हम, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेथड अगर जो अच्छे से समझ में आ गया तो सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा बहुत आसानी से। ये पता होना चाहिए, लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि किसको किधर ले जाए, किसको किधर नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। a/b इक्वल टू p/q को ज़रूरत के हिसाब से हम ऐसे बदल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे बदल सकते हैं। तीसरा, अगर जो p q को हटाने की जरूरत ना हो, b को यहाँ से हटाने की जरूरत हो, तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b को हटाना है तो b को यहाँ से हटा दिए, p/q इधर था, ठीक है, तो a तो न्यूमरेटर में है, रह गया, और p डिनोमिनेटर में था, ये दूसरी साइड जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इसको हम इस इक्वेशन को जरूरत के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सपोज b को हटाने की जरूरत ना हो, ऐसा जरूरत पड़ जाए कि a को हटाना है यहाँ से, तो फिर इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a को यहाँ से हटाना तो a से हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, नीचे b है तो b तो बचा रहेगा क्योंकि b को हटाने की जरूरत नहीं है, इधर p/q था पहले से। अब यहाँ से a को हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये न्यूमरेटर था तो दूसरे साइड जाकर डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, तो यहाँ पे a यहाँ आ सकता है। तो इस इक्वेशन को हम 1 2 3 4 इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड लेके जा सकते हैं। अब क्या है, सपोज ऐसा इक्वेशन हो जो कि ऊपर कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन हो, नीचे भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो लीनियर के टर्म में, तब वो अल्टीमेटली लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाता। उस केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। इसी को, जैसे कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी उसी तरह से एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि अगर जो हमें एक लाइन में इक्वेशन को बनाना है लीनियर इक्वेशन, तो a के साथ दूसरे साइड जो q डिनोमिनेटर में है वो q ऊपर आ सकता है, न्यूमरेटर बन जाएगा। और b को भी अगर यहाँ से हटाना हो, इक्वल साइन को एज इट इज यहाँ लिख दिया, यहाँ p है ऑलरेडी, और b को डिनोमिनेटर से हटाना है तो b दूसरे साइड जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि a इंटू क्यू इक्वल टू p इंटू बी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगा अगर जो ऊपर नीचे दोनों अलजेब्रिक था तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम इस किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। और ये चीज़ जिसको अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ कहाँ कहाँ कौन कौन जा सकता है, उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें वैल्यू x का निकालना होता है, तो x को वहीं छोड़ के बाकी सबको हटाना होता है वहाँ से। यही तो किसी भी क्वेश्चन में करना है।
तो इस तरह से इस चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर जो ये समझने में फिर से दिक्कत हो तो कमेंट में आप बताना कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत आसान है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे उसका क्वेश्चन। इस वीडियो में हम एक जनरल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं और ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, और वो अगर जो समझ में आ जाता है तो दूसरा इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आसानी से बन जाएगा। सपोज हम ये लेते हैं 5x + 8 = 3/7, ऐसा इक्वेशन हो। तो अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने का पहले तो एलिमिनेशन मेथड हम लगा सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड +8 है, इसको हटाना है, तो यहाँ -8 ऐड कर देंगे, तो इधर भी -8 ऐड कर देंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा 5x। अब 5x में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, जब इधर डिवाइड करेंगे तो उधर भी डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से x का वैल्यू निकल जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5x इस +8 को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो वो बन जाएगा उधर -8, और दूसरी साइड क्या है 3/7 - 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 - 56, ये 56 कैसे हुआ आना चाहिए आप लोगों को, क्यों 8 को 8/1 के रूप में लिख सकते हैं। 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, ठीक है। ये हो गया 5x = मीन्स 5x = क्या हो गया यहाँ पे -53/7। अब क्या है यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इसको यहाँ से हटाना है तो दूसरे साइड जाके ये न्यूमरेटर में है, क्यों, क्योंकि 5x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया। तो 5x यहाँ 5 यहाँ न्यूमरेटर में, दूसरे साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो दूसरे साइड डिवीजन में बन जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा 53 - 53/7 × 5 उधर चला गया, इक्वल टू -53/35। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सपोज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें x न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में हो, क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि x जब नीचे तो आखिर वैल्यू कैसे निकलता है और क्यों निकलता है। सपोज 5/x = 10 हो, इसमें बहुत लोग कुछ भी कर देते हैं, यहाँ से 5 को रिमूव कर दिया और वो सोचते हैं कि आंसर निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में x का जो आंसर है निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं कि x को हम न्यूमरेटर बनाएं, ठीक है, न्यूमरेटर में x होना चाहिए। अदरवाइज कोई आके आवाज़ ये उठा देगा कि डिनोमिनेटर में रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा समझ जाएंगे, चैप्टर बना लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो किस केस में हो जाता है और उस केस में आंसर कैसे हम बोलते हैं कि आंसर आखिर एग्जैक्ट क्या है। तो अभी हम ये सीखेंगे कि x को हमेशा न्यूमरेटर में रखें और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब क्या है यहाँ पे क्या है 5/x है, तो 5/x को x तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में रखते हुए हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, अभी इसको न्यूमरेटर बनाना है। इधर क्या है 10/1 है, क्योंकि 10 है तो 10 को हम 10/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको न्यूमरेटर में हम कैसे चेंज करें, तो इसको न्यूमरेटर में चेंज करने के लिए क्या है कि इसको या तो हम उल्टा कर दें, उल्टा अब कैसे कर सकते हैं भाई अपनी मर्जी से, तो उसके लिए क्या है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सपोज इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5/x का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम क्या करते हैं 5/x को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, पहला मेथड हम इसमें देख रहे हैं, इसका अगर रेसिप्रोकल निकाल ले दोनों साइड, बोथ साइड, तो क्या होगा 5/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x/5। अब जब लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल किया तो राइट साइड भी इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 10/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10। अब क्या है x हमारे न्यूमरेटर में आ गया, तो अब क्या है यहाँ से 5 को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वैल्यू सिर्फ x का चाहिए, तो x को हम यहाँ रहने देंगे, और 5 जो डिनोमिनेटर में इसको यहाँ से हटाते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो दूसरे साइड जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब 1/10 जो है 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा,
10 के साथ नहीं। तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/2, 5/10 इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर हुआ, x इक्वल टू 1/2। क्या किया हमने इसको, सिंस ये डिनोमिनेटर में था तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। जब लेफ्ट साइड किया तो राइट साइड भी किया। तो ये हुआ। दूसरा, हम इसमें रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सही से जानते हैं तब भी इसको आसानी से बना सकते हैं। हमें x वाला टर्म जरूरी नहीं है कि हर हाल में लेफ्ट साइड ही हो, इसको अगर हम राइट साइड भी लेके चले जाएं तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब भी आंसर हमारा वही आएगा। अब क्या है, x यहाँ डिनोमिनेटर में है तो हम जानते हैं कि अगर जो इसको दूसरे साइड लेके जाए तो न्यूमरेटर बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम इसको दूसरे साइड पहले लेके जाते हैं, 5 को रहने देते हैं, नीचे से जो x था इसको यहाँ से हटा लेते हैं हम। तो जो ये x डिनोमिनेटर में है दूसरी साइड न्यूमरेटर में चला जाएगा, या मतलब कि इसको हम 10 इंटू एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 है, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, इस 1 को हटा दो, मतलब कि 5/x को 5/x इक्वल टू 10 में से x जो डिनोमिनेटर में था इसको न्यूमरेटर बनाने के लिए हम दूसरे साइड लेके चले गए, क्योंकि दूसरे साइड जब हम लेके जाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, या कह लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसका। तो x को दूसरे साइड ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है, हमें तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, राइट साइड इसको रहने देंगे, हमें चाहिए सिर्फ x का वैल्यू। तो इस 10 को अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। 5 को इधर उधर नहीं करेंगे, हमें x चाहिए तो x के साथ जो टर्म है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए क्या है, x यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये 10, या ये कह लो इधर ये 10 न्यूमरेटर में है, अगर इसको दूसरे साइड लेके जाना चाहे यहाँ से हटाने के लिए तो इस साइड आके डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये 5 पहले इधर न्यूमरेटर में था, इसका डिनोमिनेटर 10 बन गया दूसरे साइड ले जाने पे, और इधर सिर्फ x बच गया। अब क्या है, 5/10 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू x। अब 1/2 इक्वल टू x कहें या तो x इक्वल टू 1/2 कहें, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब ये इतना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/2 आंसर। a इक्वल टू b लिखें या b इक्वल टू 1 लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसलिए इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं अगर जो वेरिएबल नीचे हो तो। अब क्या है, इस इतना सीखकर हम सारा एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.1 है हम बना सकते हैं। इस तरह से हम इंट्रोडक्शन और सोल्व करने का जो मेथड है इस वीडियो में सीख चुके हैं, और इस मेथड को जो भी सीख चुका है वो आगे का सारा एक्सरसाइज इजीली बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सोल्व फिर भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 5th वीडियो था। 6th वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये कोर्स सीरीज अच्छा लग रहा है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड एट द सेम टाइम व्हेन वी अपलोड द वीडियो। और आप अगर जो वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने के लिए, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।